हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। ठीक है, इसके 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, आज ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन को पूरे डिटेल में देखा है और एनसीईआरटी की कौन सी बुक से कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आए हैं ये भी हमने साथ साथ में देखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चपटे शिखर वाला जलमग्न समुद्री टीला है। ऑप्शन 1 है परवाल रोड, दूसरा है गायोट, तीसरा है समुद्री टीला, चौथा है जलमग्न कैनियन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है। ये क्वेश्चन लिया गया है हमारी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका चैप्टर नंबर है 13 जिसका नाम है महासागरीय जल और पेज नंबर है 117 जहाँ से आप ये क्वेश्चन डिटेल में देख सकते हैं। 116 और 17 पे दिया हुआ है ये। तो उसमें दिया हुआ है कि जो उच्चावच की लघु आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो 4 तो ये हो गई, परवाल रोड, गायोट, समुद्री टीला, जलमग्न कैनियन और एक होता है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, तो ये पांचों क्या हैं, ये है उच्चावच की लघु आकृतियाँ। एक हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, तो ये जो पांचों हैं ये हैं उच्चावच की लघु आकृतियाँ। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि एक चपटे शिखर वाला जलमग्न समुद्री टीला है तो उसको क्या कहा गया है। तो पहला है परवाल रोध या इसको कहा जाएगा परवाल द्वीप। ठीक है, तो परवाल द्वीप का निर्माण कैसे होता है कि ये जो उष्णकटिबंधीय महासागर हैं तो इनमें पाए जाने वाली परवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित निम्न आकार के द्वीप होते हैं, उनको कहा जाता है परवाल रोध। दूसरा है ग्योट, ग्योट या फिर इसको कहा जाता है निमग्न द्वीप, निमग्न द्वीप। ठीक है, तो निमग्न द्वीप क्या होते हैं, ये चपटे शिखर वाले जलमग्न समुद्री टीला होते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर 2 हो जाएगा, निमग्न द्वीप। तीसरा ऑप्शन है इसका समुद्री टीला। तो समुद्री टीला क्या होता है, समुद्री टीला होता है नुकीले शिखर वाले पर्वत। देखो, चपटे शिखर वाले जो पर्वत होते हैं उनको तो कहा जाता है निमग्न द्वीप और जो नुकीले शिखर वाले पर्वत होते हैं उनको कहा जाता है समुद्री टीला। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है एम्पेरर समुद्री टीला जो हवाई द्वीप समूह है उसका विस्तार है। ठीक है, चौथा है जलमग्न कैनियन। तो जलमग्न कैनियन क्या होता है कि ये समुद्रों में गहरी घाटियाँ होती हैं। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोलोरेडो नदी पे ग्रैंड कैनियन और विश्व प्रसिद्ध कैनियन है एक, वो है हडसन कैनियन, हडसन कैनियन। एक आ जाएगा हडसन कैनियन। ठीक है, और एक कोलोरेडो नदी पर है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। पहला है ज्वार भाटा, दूसरा है महासागरीय धाराएं, तीसरा है महासागरीय उत्सर्ग, चौथा है तरंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लिया गया है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, बुक का नाम है और चैप्टर नंबर है इसका 14 जिसका नाम है सागरीय जल संचलन और पेज नंबर है इसका 124 जहाँ से इसको आप पूरे डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें जल कण वृत्ताकार रूप में गति करता है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। सबसे पहला है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा हम सभी जानते हैं क्या होता है ज्वार भाटा, कि जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या फिर 2 बार जब समुद्री जल एक निश्चित समय में ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो उसको कहा जाता है ज्वार भाटा। ठीक है, तो पहला आंसर इसका गलत हो जाएगा, ये आंसर इसका नहीं होगा। दूसरा है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, जैसे धरातल पर नदियां एक निश्चित मार्ग में निश्चित दिशा में मतलब प्रवाहित होती हैं, वैसे ही समुद्रों में भी मतलब एक तरह से नदियां ही प्रवाहित होती हैं जिनका निश्चित मार्ग और निश्चित दिशा में एक नियमित जल प्रवाह होता है, तो उनको कहा जाता है महासागरीय धाराएं। तो दूसरा आंसर भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है महासागरीय उत्सर्ग या सर्ग्स, इसको महोर्मी भी कहा जाता है।
ठीक है, महोर्मी। तो महोर्मी क्या है कि जब जलवायु संबंधी प्रभाव जैसे वायु या वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, तो इनके कारण क्या होता है कि जो जल है उसमें गति होती है, तो उसको कहा जाता है महोर्मी। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर भी गलत हो जाएगा। चौथा है तरंगे। तरंगे क्या होती हैं? तरंगे यही होती हैं कि जब जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं तो तरंगों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सागर में अधिक लवणता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन 1 है उच्च वाष्पीकरण के कारण, दूसरा है बड़ी मात्रा में नदी के पानी के प्रवेश के कारण, तीसरा है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण, चौथा है आर्कटिक समुद्र का पिघला हुआ जल आने के कारण। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है हमारी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है 13 जिसका नाम है महासागरीय जल, और पेज नंबर है इसका 120 जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि जो उत्तरी सागर है उसमें लवणता अधिक है, तो उसका क्या कारण है? पहला है उच्च वाष्पीकरण के कारण, तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तरी जो सागर है उसकी स्थिति उच्च अक्षांशों में है। तो उच्च अक्षांशों में निम्न तापमान यानी जो है सूर्य तप की मात्रा कम होने के कारण वहाँ उच्च वाष्पीकरण नहीं हो सकता, तो इसका पहला आंसर गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है बड़ी मात्रा में नदियों के पानी प्रवेश के कारण। देखो जब नदियाँ जिस मतलब सागर या महासागर में प्रवेश करती हैं, तो जहाँ प्रवेश करती हैं वहाँ लवणता की मात्रा कम होती है ना कि अधिक होती है। नदियाँ जो है स्वच्छ पानी लेकर जाती हैं, मतलब उनमें लवणता की मात्रा कम होती है, तो दूसरा आंसर भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण, तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। जो उत्तरी सागर है उसमें लवणता अधिक क्यों पाई जाती है, उसका मेन कारण है जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल धाराएं हैं उनके द्वारा जो है अधिक लवण जल के कारण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्र सतह के जल के तापमान के घटने की सामान्य दर निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन 1 है 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश, दूसरा है 0.8 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश, तीसरा है 0.6 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश, चौथा है 1.1 डिग्री प्रति सेल्सियस प्रति अक्षांश। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लिया गया है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11 की बुक है, और उसका चैप्टर है 13 जिसका पेज नंबर है 118। ठीक है, इससे पहले एक दो क्वेश्चन पहले देखा था कि पेज नंबर 117 से लिया गया था, और ये क्वेश्चन लिया गया है पेज नंबर 118 से। ठीक है, जहाँ से आप इन सब चीज़ों को और डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, जैसे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ पे है 90 डिग्री ध्रुव। ठीक है, तो ये इसमें पूछा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर समुद्र सतह के जल के तापमान की घटने की दर कितनी होगी, यानी हम जैसे जैसे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते जाते हैं तो जो इनके प्रति अक्षांश से जो तापमान घटने की दर कितनी हो जाएगी, तो इसकी दर होती है 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति अक्षांश, यानी हर अक्षांश पर जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? पहला है सैन्य भूगोल, दूसरा है चिकित्सा भूगोल, तीसरा है कृषि भूगोल, चौथा है उद्योग भूगोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है, देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं 34 क्वेश्चन, वो सब के सब अपनी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी से लिए गए थे। और अब जो आगे स्टार्ट हो रहे हैं ये वाले क्वेश्चन लिए गए हैं हमारी क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उससे रहेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उससे लिया गया है, और उसका है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, और इसका पेज नंबर हम देखेंगे 6 जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है,
तो 6 पेज नंबर पे एक एनसीईआरटी में एक सारणी बना के दी हुई है और उसमें एक साइड में लिखा हुआ है मानव भूगोल के क्षेत्र और उनके सामने लिखा हुआ है मानव भूगोल के इन जो भूगोल है उनके उपक्षेत्र। तो इसमें पहला है सैन्य भूगोल। देखो सैन्य भूगोल और एक होता है निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल तो ये दोनों उपक्षेत्र हैं राजनीतिक भूगोल के और इसमें पूछा है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है चिकित्सा भूगोल। तो चिकित्सा भूगोल आंसर 2 सही हो जाएगा इसका। सामाजिक भूगोल का ही उपक्षेत्र है और सामाजिक भूगोल के और उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है। एक है इसमें सामाजिक कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल। एक है अवकाश भूगोल, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और एक है चिकित्सा भूगोल। तो जो सामाजिक भूगोल है उसके कितने उपक्षेत्र हो गए? 7 उपक्षेत्र हो गए। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि कृषि भूगोल किसका उपक्षेत्र है। कृषि भूगोल ये है आर्थिक भूगोल का, ठीक है। जो आर्थिक भूगोल है उसका उपक्षेत्र है कृषि भूगोल। और आर्थिक भूगोल के और कौन कौन से उपक्षेत्र हैं? इसमें आ जाएगा कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन, संसाधन भूगोल, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे इसमें आर्थिक भूगोल में। चौथा ऑप्शन है उद्योग भूगोल। तो उद्योग भूगोल भी आर्थिक भूगोल का ही उपक्षेत्र है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन 1 है उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता। ऑप्शन 2 है उच्च प्रजननशीलता और निम्न मृत्यता। तीसरा है निम्न प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता। चौथा है निम्न प्रजननशीलता और निम्न मृत्यता। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका चैप्टर नंबर है 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि और उसका पेज नंबर है 14 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है और आप भी इसको और डिटेल में वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था, ठीक है। तो पेज नंबर 114 पर दी गई है जो जनसांख्यिकी संक्रमण है उनकी संक्रमण सिद्धांत उसकी 3 अवस्थाएं दी गई हैं। तो प्रथम अवस्था में क्या दिया गया है कि यहाँ पर उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर होती है और जो सेकंड अवस्था है उसमें उच्च प्रजननशीलता और थोड़ी निम्न मृत्यु दर होती है और तीसरी अवस्था है उसमें दिया गया है निम्न मृत्यु दर और निम्न प्रजननशीलता और निम्न मृत्यु दर। तो इसमें पूछा है प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। उच्च प्रजननशीलता और निम्न मृत्यता तो ये आ जाएगा सेकंड अवस्था में, द्वितीय अवस्था में। तीसरा है निम्न प्रजननशीलता उच्च मृत्यता तो ये किसी भी अवस्था में नहीं आएगा। चौथा है निम्न प्रजननशीलता और निम्न मृत्यता तो ये तीसरी अवस्था में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन 1 है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा है क्षमता उपागम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और इसका चैप्टर नंबर है 4, ठीक है। चैप्टर का नाम है मानव विकास और पेज नंबर है इसका 25 जहाँ से इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 25 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो वहाँ पे एक टेबल बनाकर जो मानव विकास के उपागम हैं ये 4 उपागम हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। तो इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कौन सा उपागम दिया गया है। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दिया गया है और एक और है इसमें क्षमता उपागम। क्षमता उपागम दिया गया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा।
अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा कौन सा दिया गया है, तो आगे क्वेश्चन बन सकता है कि क्षमता उपागम किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। पहला है नाइजीरिया, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसका चैप्टर नंबर हम देखेंगे 3, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, और पेज नंबर है इसका 17, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और आप इसको और डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयुलिंग पिरामिड क्या होता है। ठीक है, तो आयुलिंग पिरामिड होता है कि विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। जैसे एक ऐसे पिरामिड जैसी आकृति बनी हुई होती है, जिसका बायां भाग यानी जो लेफ्ट साइड है वो दर्शाता है पुरुषों को, और जो राइट साइड है वो दर्शाता है महिलाओं को, स्त्रियों को। ठीक है, तो ऐसी एक संरचना बनती है। तो ये जो संरचना है ये जनसंख्या में वृद्धि और कमी के हिसाब से विकसित विकासशील देश या अल्प विकसित देशों में जो है इसकी संरचना चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया है उसका आयुलिंग पिरामिड है वो है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार और किस किस का है, ये है मैक्सिको का। ठीक है, और एक है इसमें बांग्लादेश, बांग्लादेश जिनका जो आयुलिंग पिरामिड है वो है त्रिभुजाकार। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है जापान। तो जापान है उसका आयुलिंग पिरामिड कैसे बनता है, इसका जो है संकीर्ण आधार, यानी आधार तो उसका संकीर्ण होता है, संकीर्ण आधार, और शुंडाकार शीर्ष, शुंडाकार शीर्ष। ठीक है, तो ये वाली मतलब ये जो हमें दर्शाता है, जो इस तरह का बनता है, मतलब ऐसे थोड़ा इस तरह की संरचना बनती है। यानी जो शीर्ष है वो तो शुंडाकार है, और आधार है इसका वो है संकीर्ण आधार है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्थिति है वो ऐसे देशों में हमें देखने को मिलती है जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती हैं, और जनसंख्या वृद्धि दर या तो शून्य होती है वहाँ पर, और या फिर होती है ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस तरह का हमें देखने को मिलता है जापान में। तो इसका दूसरा आंसर भी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है भारत। देखो भारत वैसे तो लगभग त्रिभुजाकार में ही आता है, लेकिन अब ऐसे कहा जाता है कि धीरे धीरे ये शुंडाकार स्थिति की ओर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन 2 भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया का जो आयुलिंग पिरामिड है वो है घंटी के आकार का। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, और यह दर्शाता है कि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, समान है, यानी स्थिर जनसंख्या वृद्धि है यहाँ पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर CBR के सूत्र CBR = B/P/100, इसमें P को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन 1 है किसी क्षेत्र में 1 जनवरी की जनसंख्या, दूसरा है किसी क्षेत्र में 31 दिसंबर की जनसंख्या, तीसरा है किसी क्षेत्र में 1 अप्रैल की जनसंख्या, चौथा है किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण एवं संगठन, वितरण एवं वृद्धि, और उसका पेज नंबर है 11, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और आप इसको और डिटेल में वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अशोधित जन्म दर CBR क्या है, ये है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, CBR = B/P/100, इसमें P को व्यक्त किया जाता है। तो देखो इसका जो है सूत्र क्या होता है, CBR = यानी अशोधित जन्म दर। ठीक है, तो इसमें आएगा किसी वर्ष विशेष में, CBR = किसी वर्ष विशेष में
जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, तो जो P यानी ये पॉपुलेशन को दर्शाता है, तो इसमें पूछा है कि P को व्यक्त किया जाता है, तो इसमें आएगा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में जनसंख्या। किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य में जनसंख्या, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की मानव जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब तक बढ़ने में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि लगी, यानी कितना समय लगा 3 से 4 अरब वर्ष होने में। ऑप्शन 1 है 15 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष, तीसरा है 30 वर्ष, चौथा है 50 वर्ष। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12 की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर नंबर है 2 जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, और पेज नंबर है इसका 12 जहाँ से ये क्वेश्चन आप और डिटेल में देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि विश्व की जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब होने में कितना समय लगा। देखो सबसे पहले देखते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या है उसको 1 अरब से 2 अरब होने में लगा 100 वर्ष का समय। ठीक है, और 2 अरब से 3 अरब होने में लगा 30 वर्ष का समय, 3 से 4 अरब होने में लगा 15 वर्ष का समय, और 4 से 5 अरब होने में लगा 12 वर्ष का समय, 5 से 6 अरब होने में लगा 12 वर्ष का समय, और 6 से 7 अरब होने में लगा 12 वर्ष। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है हमें कि मानव जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब वर्ष तक बढ़ने में कौन सी अवधि लगी, यानी कितना समय लगा। तो इसमें 3 से 4 अरब वर्ष बढ़ने में 15 वर्ष का टाइम लगा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, और बाकी के इसके क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।